Hey everyone, in this video we will discuss about abortion and MTP Act. MTP Act जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे यूजुअली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एबॉर्शन होता क्या है। एबॉर्शन इज़ द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि जो फीटस है उसको मदर के वुम्ब से बाहर निकाल लिया जा रहा है। वेइंग 500 ग्राम और लेस, मतलब जिसका वेट अभी तक 500 ग्राम भी नहीं हुआ है, या फिर 20 वीक से पहले ही निकाल लेते हैं। यूजुअली 37 to 40 वीक्स में डिलीवरी होती है, पर अगर फीटस को 20 वीक से पहले ही वूम्ब से बाहर निकाल लिया जा रहा है तो वो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएगा बाहर, तो उस कंडीशन को एबॉर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में भी सिमिलर लिखा हुआ है। अब देखते हैं सेफ और अनसेफ एबॉर्शन के बारे में। सेफ एबॉर्शन इज़ द एबॉर्शन इन कंट्रीज वेयर एबॉर्शन लॉ इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टिव। मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बोला है कि सेफ एबॉर्शन उस कंट्री में परफॉर्म किया जाता है जहाँ वो अलाउड है। मतलब सर्टेन कंट्रीज है जहाँ पे एबॉर्शन लीगली अलाउड नहीं है, वहाँ बच्चे को अबॉर्ट कराना क्राइम होता है। पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सर्टेन कंडीशंस के अंदर एबॉर्शन करा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि सेफ एबॉर्शन ऐसे कंट्री में कराया जा सकता है जहाँ वो अलाउड है, इस लीगली परमिटेड बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन परफॉर्म्ड करेक्टली, मतलब जो करेक्ट प्रोसीजर्स है एबॉर्शन परफॉर्म करने के लिए उसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है तो वो सेफ एबॉर्शन कहलाएगा। यूजिंग अ रिकमेंडेड मेथड एंड असिस्टेंट सर्विस फ्रॉम एन कम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और सर्टेन मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब किसी किसी को ही लाइसेंस रहता है कि एबॉर्शन करा सकते हैं, उनको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल बोलते हैं। तो अगर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हुए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल ऐसी कंट्री में एबॉर्शन परफॉर्म कर रहा है जहाँ पे वो अलाउड है तो उसको सेफ एबॉर्शन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अनसेफ एबॉर्शन इज़ परफॉर्म बाय पीपल लैकिंग द नेसेसरी स्किल्स। मतलब ऐसे लोग परफॉर्म करते हैं जिनको अलाउड ही नहीं है, जिनको परमिशन नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं सर्टेन कंडीशन में, जैसे अनमैरिड गर्ल अगर है वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो इलीगल तरीके से एबॉर्शन कराना चाहती है, तो इस कारण से वो लीगल अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना जाके किसी ऐसे नर्सिंग होम में चली जाती है जहाँ परमिशन ही नहीं है, पर उन लोग इलीगल तरीके से मतलब एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन ना करते हुए एबॉर्शन करा देते हैं, जिससे उस लड़की के भी मतलब हेल्थ को रिस्क होता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी को बहुत फिजिकल और मेंटल इंजरी भी होती है। तो इसको अनसेफ एबॉर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन अंडर विच अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मतलब जो 1971 में MTP एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग किस किस कंडीशन में एबॉर्शन कराया जा सकता है। फर्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन और इट में कॉज ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। इसमें बोल रहा है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो मदर की जो जान है उसको रिस्क है, उसका डेथ हो सकता है या फिर उसको फिजिकल या मेंटल इंजरी अगर हो सकता है, उस कंडीशन में एबॉर्शन अलाउड है। नेक्स्ट में सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ चाइल्ड इफ बॉर्न। मतलब अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है तो आइदर वो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप होगा। जैसे कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बर्थ से पहले ही पता चल जाती हैं, तो उस केस में MTP करा सकते हैं। प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप। रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है तब। प्रेगनेंसी इज कॉज्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है, जैसे अगर कॉन्डोम यूज़ कर रहे हैं और वो टीयर आउट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, अगर उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो रही है तो भी एबॉर्शन करा सकते हैं। पर इसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि मैरिड विमेन, मतलब अगर शादीशुदा है तभी कॉन्ट्रासेप्टिव वाले रीज़न की वजह से टर्मिनेट करा सकते हैं। अनमैरिड विमेन फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से एबॉर्शन नहीं करा सकती। ये 1971 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहाँ कराया जा सकता है। हॉस्पिटल स्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हीं को परमिशन है कि वो MTP करा सकते हैं, या फिर ऐसी अथॉरिटीज़
मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको एक मेडिकल बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके हेड होते हैं हमारे सीएमओ। तो वो सीएमओ अगर परमिशन दिया है किसी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो वहाँ पे अबॉर्शन कराया जा सकता है। 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एट पीएचसी, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे 8 वीक्स तक करा सकते हैं। 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एट सीएचसी, मतलब जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे 12 वीक्स तक के लिए परमिशन है। या फिर ऐसे पीएचसी जो 24/7 वर्किंग है, वहाँ पे भी 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या उससे भी बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक करा सकते हैं। 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक ही टर्मिनेशन अलाउड था। उसके बाद अगर सर्टेन कंडीशन में टर्मिनेट करा रहे हैं तो मेडिकल बोर्ड की परमिशन लगती थी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को या तो 12 वीक्स या तो 20 वीक्स तक टर्मिनेशन की परमिशन दे सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सन हु कैन टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी लीगली प्रोवाइडेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब जो आरएमपी होते हैं सिर्फ वही करा सकते हैं। और वो भी जो मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 आया था उसके अकॉर्डिंग ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल हु वॉज रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, मतलब जैसे नर्सेस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ना, उसी तरीके से स्टेट मेडिकल रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन था, मतलब जब ये एक्ट आया था उससे पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का ऑब्स्टेटिक और गायनोकोलॉजी में, तो वो परफॉर्म कर सकते थे। और वे ये एक्ट आने के बाद ऐसे लोग परफॉर्म कर सकते हैं हु हैज़ कम्प्लीटेड 6 मंथ हाउस ऑफ सर्जेंसी इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक, मतलब जिनके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी में, और हैज़ एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर इन प्रैक्टिस ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी, या फिर वो किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं एज एन ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी के मतलब डॉक्टर की तरह, तो वो करा सकते हैं। होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक, जिनके पास पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी में, हैज़ असिस्टेड एन आरएमपी इन परफॉर्मेंस ऑफ 25 केसेस ऑफ एमटीपी, मतलब या फिर वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल को असिस्ट किए हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने में, जिसमें से 5 केस वो खुद ही मतलब परफॉर्म करें उनके गाइडेंस के अंडर, तो उनको परमिशन मिलता है एमटीपी कराने का। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट है फॉर्म 1। फॉर्म 1 जो होता है वो ओपिनियन फॉर्म होता है, मतलब उसमें आरएमपी से परमिशन लगता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल से, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से मतलब टर्मिनेट कराया जा रहा है प्रेगनेंसी, और ये टर्मिनेशन के ना 3 आवर्स के विद इन फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। अगर मतलब प्रेगनेंसी जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुकी है, मतलब कि 3 मंथ से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल को ओपिनियन लगता है। फॉर्म 2 जो है वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, मतलब इसमें ना जितने भी एमटीपी पूरे मंथ में परफॉर्म किए गए हैं, आइदर मेडिकल और सर्जिकल, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, उसको मंथ के एंड में सीएमओ को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म 3। फॉर्म 3 जो है वो एडमिशन रजिस्टर्ड है। एडमिशन रजिस्टर मतलब जो एक कैलेंडर ईयर होता है, साल भर में कितनी एमटीपी हुई वो पूरा उसमें लिखा जाता है, तो ये रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो फॉर्म 1 जो है वो ओपिनियन हो गया, फॉर्म 2 रिपोर्टिंग फॉर्मेट हो गया, और फॉर्म 3 जो है वो एडमिशन रजिस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट है फॉर्म सी। फॉर्म सी मतलब कंसेंट फॉर्म, तो जो विमेन प्रेग्नेंट है सिर्फ वही साइन करेगी कि हाँ मैं खुद से मेडिकल टर्मिनेशन कराना चाहती हूँ, तो तभी मतलब टर्मिनेट किया जाएगा। पर अगर जो विमेन है वो अगर टीनेज है, मतलब 18 ईयर्स से कम की है, या वो मेडिकली इल है, वैसे ही केसेस में जो है उनके जो गार्जियन है वो साइन करेंगे तो वो मान्य होगा। अदर केसेस में सिर्फ विमेन ही है जो परमिशन दे सकती है अपने एमटीपी के लिए, और इस इंफॉर्मेशन को भी जो सीएमओ को सेंड किया जाता है सील करके। नेक्स्ट है मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ एमटीपी एक्ट 2021।
जो ये हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े ये 1971 के अकॉर्डिंग था। उसके बाद आज तक वैसा ही चला आ रहा था, मतलब कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे। तो 2021 जो है उसमें बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स हुए, तो देखते हैं उसको हम लोग। द बिल वॉज अप्रूव्ड इन लोकसभा। लोकसभा जो है वो 17 मार्च 2020 में बिल अप्रूव कर दिया, और राज्यसभा जो है उस बिल को 2021 में अप्रूव किया है। उसके बाद क्या क्या आया? एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी कंस्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी कॉल्ड अ मेडिकल बोर्ड फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू एक्सरसाइज। मतलब हर स्टेट में एक बोर्ड बनेगा जिसको मेडिकल बोर्ड बोलेंगे। उस मेडिकल बोर्ड में एक गायनाकोलॉजिस्ट होने चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होने चाहिए, एक रेडियोलॉजिस्ट या फिर सोनोलॉजिस्ट, मतलब जो सोनोग्राफी परफॉर्म करते हैं वो, ऐसे मेंबर्स होने चाहिए मेडिकल बोर्ड में। और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस में करना है, किस में नहीं करना है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो जो 2021 वाला है उस पर अमेंडमेंट में ये था कि हम लोग 1971 में देखे थे कि सिर्फ मैरिड विमेन ही फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से टर्मिनेट करा सकती है, पर 2021 के अकॉर्डिंग जो अनमैरिड विमेन है उसको भी परमिशन मिला कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो रहा है तो उन लोग भी टर्मिनेशन करा सकते हैं। ओपिनियन नीडेड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें लिखा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का परमिशन हम लोग देखे थे कि अगर फर्स्ट टाइमेस्टर का प्रेगनेंसी है तो एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का परमिशन लगेगा, पर जो 2021 है उसके अकॉर्डिंग 20 वीक्स तक सिर्फ एक ही का लगता है। 20 वीक्स से लेकर 24 वीक्स तक 2 आरएमपी का परमिशन लगेगा, और उसके बाद अगर 24 वीक्स के बाद भी टर्मिनेट कराना पड़ रहा है तो फिर मेडिकल बोर्ड का परमिशन लगेगा। इसको हम लोग अगर कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, हम लोग कंपैरिजन ही देखते हैं। तो 1971 के अकॉर्डिंग इंडिकेशन में था कि सिर्फ मैरिड वुमेन फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से करा सकती है, जबकि 2021 में बोला कि अनमैरिड वुमेन भी करा सकते हैं। गेस्टेशनल एज जो था 20 वीक्स फॉर ऑल, मतलब 20 वीक से ज़्यादा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म ही नहीं किया जाता था, जबकि 2021 में बोला गया कि 24 वीक्स इन केस ऑफ रेप सर्वाइवर, 24 वीक तक रेप सर्वाइवर में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 24 वीक्स के बाद भी परफॉर्म करना पड़ रहा है तो अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज़ है उस केस में वो किया जा सकता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन, तो 1971 के अकॉर्डिंग एक आरएमपी का परमिशन लगता था 12 वीक्स तक के लिए, और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उसके लिए 2 आरएमपी का परमिशन लगता था, जबकि 2021 के अकॉर्डिंग एक आरएमपी का परमिशन लगता है 20 वीक्स तक के लिए, और 2 आरएमपी का परमिशन लगता है 20 to 24 वीक्स के लिए। और अगर 24 वीक्स के बाद टर्मिनेशन हो रहा है तब फिर मेडिकल बोर्ड मतलब ऐसे बैठेगा। फिर ब्रीच ऑफ लॉ, अगर मतलब कोई पाया गया कि वो लॉ को ब्रेक कर रहा है तो उसको 2 साल का सज़ा होता था, जो कि 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता था, और 1000 फाइन लगता था 1971 के अकॉर्डिंग, जो कि 2021 में 1000 का फाइन और सिर्फ 1 साल की सज़ा रह गई है। तो ये मेजर चेंजेस हैं 1971 वाले जो चेंजेस हुई हैं 2021 में, वो सारे। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर ऑफ एमटीपी। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वीमेंस कम फॉर एमटीपी। कोई भी एमटीपी कराने आती है तो सबसे पहले हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। उसके बाद फिर गेस्टेशनल एज कंफर्म करेंगे, मतलब कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। फिर उसके बाद रीज़न जानेंगे कि किस वजह से मतलब एमटीपी कराने का ज़रूरत है। फिर डिस्कस करेंगे मेथड कि मेडिकल मेथड से करना है कि सर्जिकल मेथड से करना है। फिर उसके बाद काउंसलिंग फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब हम लोग उसको कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक के बारे में बताएंगे ताकि वो दोबारा ऐसे अबॉर्शन के लिए ना आए। फिर नेक्स्ट स्टेप में है कि हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब फॉर्म सी फिल कराएंगे कि हाँ वो खुद से कराना चाह रही है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। फिर फॉर्म 1 मतलब जो ओपिनियन वाला फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एमटीपी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर जो फॉर्म सी और फॉर्म 1 है उसको एक एनवेलप में सील करेंगे, उसके ऊपर सीक्रेट यानी कि वो जो रेड कलर का डॉट मतलब होता है उसको लगा देंगे कि कोई भी उसको ओपन ना करे।
जो एडमिशन रजिस्टर उसको मेंटेन करेंगे और जो मंथली रजिस्टर है फॉर्म 2 उसको सीएमओ के पास सेंड करेंगे। ये सारा एमटीपी एक्ट के बारे में था। इतना अगर आप 5 मार्क्स के लिए लिखते हैं तो वो बहुत इनफ होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।